आज हम सभी लोग प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी दी गई है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो प्रणाली है शिक्षा के अंतर्गत जो आती है, और इसी के माध्यम से हम लोग जानने समझने का प्रयास करेंगे कि जो प्राचीन कालीन शिक्षा थी उस शिक्षा में कौन कौन सी प्रक्रिया थी या कैसे कैसे उसको लागू किया गया, अर्थात इसमें शिक्षा के महत्व क्या हैं या शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं या उसके आदर्श क्या हैं, इसके बारे में हम लोग जानने समझने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसके जो आदर्श हैं, उसकी जो मुख्य प्रणाली है, उसके अंतर्गत जो रूपरेखाएं हैं, उन सब के बारे में अगर जानने समझने का प्रयास करें तो भारतीय प्राचीन शिक्षा के अंतर्गत जो प्रणाली लागू की जाती है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि इसमें जो शिक्षा का उद्देश्य था, प्राचीन कालीन शिक्षा का उद्देश्य जो बताया जाता है, उसमें ज्ञान व अनुभूति पर बल देने का प्रयास विशेष रूप से किया गया है। वैदिक काल में कौन कौन सी परंपराएं थीं, कौन कौन सी शिक्षा से संबंधित प्रक्रियाएं थीं, उनके सबके बारे में हम लोग जानने समझने का प्रयास आज मुख्य रूप से करेंगे, क्योंकि यह एक ऐसी प्रणाली के अंतर्गत आती है जो कि कहीं ना कहीं शिक्षा के मुख्य तथ्यों को परिभाषित भी करती है। तो इससे एक संबंधित जो प्रणाली बताई गई है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और कह सकते हैं कि जो मुक्ति का साधन है वो विद्या ही बताई जाती है। प्राचीन काल के अंतर्गत ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। जो ज्ञान अनुभूति का पर बल दिया जाता है, उसके बारे में डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी ने भी बताया है कि शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना ही नहीं अपितु ज्ञान और अनुभव को आत्मसात करना ही शिक्षा का परम उद्देश्य माना गया है। मतलब कहीं ना कहीं इसकी प्रणाली महत्वपूर्ण मानी जाती है। और कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना ही नहीं अपितु ज्ञान को आत्मसात करना, और कह सकते हैं आर के मुखर्जी ने इसके बारे में बताने समझाने का प्रयास किया है। तो इसमें जो भी प्रणाली बताई जाती है वो हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात हम भारतीय परंपराओं से संबंधित कुछ जो प्रश्नावली जैसे पूर्व में भी क्लासरूम में भी पढ़ चुके हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग वीडियोज़ के माध्यम से भी कुछ न कुछ वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में आपको परिभाषित भी किया गया, बताया भी गया है। और इसी के अंतर्गत हम लोग और आगे भी जानने समझने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम लोग आज स्पष्ट करेंगे। इसमें एक तथ्य ये निकल के आता है कि जो शिक्षा के प्राचीन कालीन शिक्षा थी उसमें कैसे परंपराएं थी, कैसे रीति रिवाज थे, या कैसे शिक्षा को हम लोग प्राप्त करते थे, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई हैं। और जो कि हम लोग प्रश्नावली में डिवाइड किया है, और कहीं ना कहीं ये प्रश्न हमेशा पूछे भी गए हैं पेपर्स में। तो इसके अंतर्गत अगर देखें तो हम लोग वैदिक काल के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद में भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें आपका वैदिक काल होगा, बौद्ध काल होगा, और मुगल काल होगा, या मध्य काल होगा, या फिर कह सकते हैं ब्रिटिश काल होगा, आधुनिक काल होगा। इन सारी शिक्षाओं के बारे में भी पढ़ा जाएगा। तो इसको आप लोग जो नए प्रकार से इसको देख रहे हैं या नए इस यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, उसको सब्सक्राइब विशेष रूप से कर लें, क्योंकि आगे भी इसके बारे में बताया जाएगा, समझाया भी जाएगा। दूसरी नंबर बात कि जो देख रहे हैं आप लोग, इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप करते रहिएगा, क्योंकि अन्य लोगों तक भी इसको पहुंचाया जाए। और कहीं ना कहीं ये हमारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम आपको समझाने बताने का प्रयास भी विशेष रूप से करेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रश्नावली में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो इसमें जो शिक्षा का महत्व हम लोग वैदिक काल में मानते हैं, उसको मानते हैं कि 2500 से लेकर के 2500 से 500 के ईस्वी के बीच, 500 से BC के मध्य ही ये रहा और कहीं ना कहीं इसका काल एक महत्वपूर्ण कालखंड के रूप में जाना जाता है। और इसकी प्रणाली को अगर हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखें तो ये है, जैसे आज के डेट में हम लोग एडमिशन लेते हैं विद्यालयों में, महाविद्यालयों में एडमिशन लेते हैं, और कहीं ना कहीं प्राथमिक स्तर पर एडमिशन लेते हैं, ऐसे ही वैदिक काल में भी सारी प्रक्रियाएं थीं, और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से कैसे कैसे प्रक्रियाएं लागू की गई थीं। ज़्यादातर वर्ण व्यवस्था की ही उसमें प्रक्रियाएं थीं, और इन सबके माध्यम से ही हम लोग ज्ञान अर्जन करते थे। तो इसके प्रारूप को अगर समझने का प्रयास करें तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय परंपरा से संबंधित जो इसमें प्रणाली बताई गई। सबसे पहला प्रश्न इसमें हमने दिया गया है कि प्राचीन कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार कौन सा होता था। जैसे प्राचीन काल में जो संस्कार होता था वो कौन सा संस्कार होता था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे उपनयन संस्कार होता था। ये उपनयन संस्कार बालकों का होता था, और उसके बाद तत्पश्चात ही बालक गुरुकुल में प्रवेश पा सकता था, या फिर उसमें पढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ सकता था, या उसमें गुरुकुल में प्रवेश पा सकता था। तो ध्यान रखेंगे इसमें उपनयन संस्कार होता था। इसके पहले भी एक संस्कार होता था जिसका नाम था विद्यारंभ संस्कार, और कहीं ना कहीं ये इसमें दिया तो नहीं गया है, लेकिन ये माना जाता है कि कुछ जो आप पुरानी पुस्तकों में पढ़ेंगे या पाएंगे जो पुरानी परंपराओं के अंतर्गत, तो इसमें विद्यारंभ संस्कार भी इसके पहले भी होता था। लेकिन
उपनयन एक प्रमुख संस्कार है और उसी का वर्णन बार बार होता है। और कहीं ना कहीं उपनयन के पहले भी एक विद्यारंभ संस्कार होता था। तो हम कह सकते हैं कि यह प्रणाली विशेष रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण थी। ठीक है ना। उपनयन का अर्थ क्या होता है, ये चीज़ें हम लोग समझेंगे। उपनयन का अर्थ क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी, देखिए जो विद्यार्थी होता था वो गुरु के समीप जाकर के विद्या अध्ययन करता था। तो उपनयन का अर्थ होता था कि गुरु के पास ले जाना, कह सकते थे कि गुरु के पास ले जाना, अर्थात गुरु के पास जाकर के विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से ज्ञान का अर्जन भी करवाया जाता था। ठीक है ना। तो इसको कह सकते हैं इनका गुरु के पास ले जाना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है उपनयन का। उपनयन संस्कार की निर्धारित आयु क्या थी, आयु के बारे में ध्यान रखें। आयु जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग आपके जो अनुच्छेद क्या कहते हैं 21 के अंतर्गत दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया गया है, मतलब प्राथमिक स्तर पे 6 से 14 वर्ष तक बताया गया। तो इसमें जैसे इसमें एज का निर्धारण होता है 6 से 14 वर्ष, ठीक उसी प्रकार से अगर प्राचीन काल की बात करी जाए तो उसमें उपनयन संस्कार की जो निर्धारित आयु थी, बालक का उपनयन संस्कार तभी होता था कि जब बालक 8 वर्ष का हो, 11 वर्ष का हो और 12 वर्ष का हो। ध्यान रखेंगे 8 वर्ष किसकी थी, 12 वर्ष, 11 वर्ष किसकी थी, 12 वर्ष किसकी थी, ये सब पेपर में पूछे गए प्रश्न है। ध्यान रखेंगे 8 वर्ष किसकी आयु होती थी, ध्यान रखेंगे इसको। 8 वर्ष ब्राह्मणों की आयु अगर होती थी 8 वर्ष, तो वो किसमें प्रवेश पाते कर सकते थे, गुरुकुल में प्रवेश तब पाते थे जब 8 वर्ष के हों। और क्षत्रिय अगर हैं तो 11 वर्ष के हों तब वो गुरुकुल में प्रवेश पाते थे। और 12 वर्ष अगर बात करी जाए, इसमें 8 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष वयस्क की आयु निर्धारित की गई थी कि जो वयस्क होंगे वो 12 वर्ष की अगर उम्र को पूरा कर लेते हैं तो उनको इसमें शिक्षा लेने का प्रबंध किया गया था। और अगर इसके माध्यम से अगर ये इसमें नहीं है, इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, तो शिक्षाओं को इनको लेने का कोई भी प्रावधान इसके अंतर्गत नहीं किया गया था। ठीक उसी प्रकार से उपनयन संस्कार की जैसे निर्धारित आयु थी 8 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, ऐसे ही जब हम मध्यकाल में आते हैं या मुस्लिम काल में आते हैं तो उसमें भी निर्धारित किया गया था। कौन से निर्धारित किया गया था कि जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होगा तो उसमें बिस्मिल्लाह खान रस्म की अदायगी की जाएगी और तत्पश्चात उसके बाद ही बालक उसमें प्रवेश पा सकता था मकतब में। ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और प्राचीन कालीन शिक्षा कैसी थी, तो धर्म प्रधान शिक्षा थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय पे धार्मिक शिक्षाओं का समन्वय था और कहीं ना कहीं उस समय शिक्षाएं धार्मिक रूप से दी जाती थी। धर्म प्रधान शिक्षा आप कह सकते हो। ठीक है ना। प्राचीन काल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो धर्म, मोक्ष और आध्यात्मिक विकास ही प्राचीन काल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, कुछ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना या कैसे कैसे प्रणाली को लागू करना, तो ये चीज़ें बताई जाती हैं कि प्राचीन काल में, अगर प्राचीन काल की बात करी जाए तो प्राचीन काल मतलब वैदिक काल को हम लोग प्राचीन काल के नाम से जानते हैं। और कहीं ना कहीं प्राचीन काल में अंतर्गत अगर हम देखें तो उसमें धर्म के आधार, धर्म की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, मोक्ष मतलब ईश्वर को प्राप्त करना, अर्थात आध्यात्मिक विकास या आध्यात्मिक मतलब अपने आंतरिक प्रक्रियाओं में जागरूकता लाना, ये कहीं ना कहीं आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत आता है। तो प्राचीन काल में शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो धर्म, मोक्ष और आध्यात्मिक विकास ही था। ये चीज़ें बताई जाती हैं। प्राचीन काल में जो व्यक्ति के व्यवसाय का आधार क्या था, यह बताया जाता है। व्यक्ति के व्यवसाय का आधार क्या हो सकता था, तो उसमें वर्ण व्यवस्था को बताया गया है। वर्ण व्यवस्था आप ध्यान रखेंगे और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ही सारी प्रणाली व्यवसायों का आधार ही बताया गया था। इसके अंतर्गत अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो प्राचीन शिक्षा का व्यवसाय विशेषता क्या थी, प्राचीन शिक्षा की जो विशेषता थी, विशेषता के बारे में अगर ध्यान से समझने का प्रयास करें तो इसकी जो विशेषता बताई जाती है वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक शिक्षा को बनाना, को पूर्ण करना और पूर्ण आवासीय व्यवस्था को लागू करना, सादा जीवन, उच्च विचार को व्यवस्थित करना, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत बताई जाती हैं, जिसकी विशेषता के अंतर्गत आती है। कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना, पूर्ण आवासीय प्रक्रियाओं को लागू करना, सादा जीवन, उच्च विचार को लागू करना, इसकी प्रमुख विशेषता के अंतर्गत मानी जाती है। प्राचीन शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि क्या थी, प्राचीन शिक्षा की अगर बात करी जाए तो उसकी शिक्षण विधि क्या थी। पहली बात तो स्वाध्याय विधि का प्रयोग किया जाता था, प्रवचन विधि का उपयोग किया जाता था, वाद विवाद विधि का उपयोग किया जाता था। सही अर्थों में देखें जैसे आज की डेट में हम लोग आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, सरल से कठिन की ओर, ये सब विधियों का इस्तेमाल किया जाता है पढ़ने की प्रक्रिया में। लेकिन ठीक उसी प्रकार से अगर इसमें बात करी जाए तो इसमें हम कह सकते हैं जो प्राचीन कालीन शिक्षाएँ थी इसके अंतर्गत स्वाध्याय विधि
जो करते थे, स्वाध्याय मतलब स्वयं के माध्यम से अध्याय को लागू करना या पढ़ना या समझना, तो कह सकते हैं कि उसके अंतर्गत बताया जाता है कि स्वाध्याय विधि के अंदर वैश्यों को शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाती थी। प्रवचन विधि में ब्राह्मणों को रखा जाता था। प्रवचन विधि के अंतर्गत वाद विवाद में क्षत्रियों को इसमें शिक्षाओं में सम्मिलित किया जाता था। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत ध्यान रखेंगे और ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई हैं। प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? प्राचीन काल में आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन काल में शिक्षा की भाषा कौन सी रही होगी। तो भाषा आप जानते हैं संस्कृत थी, पुरानी हमारी भाषा संस्कृत ही है और कहीं ना कहीं उसी के माध्यम से सारे जो भाषाएं होती हैं कहीं ना कहीं हिंदी का उदय तो प्रमुख संस्कृत से ही हुआ है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि संस्कृत ही प्राचीन भाषाओं का माध्यम था। प्राचीन काल में शिक्षा का संबंध कैसा था? अगर शिक्षा का संबंध देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि शिक्षा का संबंध किससे जुड़ के है, किस क्षेत्र से जुड़ के है। तो पहले का जो संबंध था वो वेदों से था। वेदों के माध्यम से आप जानते हैं वेद हमारे प्रमुख माने जाते हैं और वेद के माध्यम से ही शिक्षाओं को प्रारंभ माना जाता है। वेदों के माध्यम से शिक्षाओं का प्रारंभ होता है। तो वेदों को हम लोग श्रुति भी कहते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अगला क्वेश्चन है कि वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि वेद को हम सुनने के बाद में सुन करके भी सीख जाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। तो इसका प्रश्न हो सकता है कि वेदों में श्रुति क्यों किसको कहा जाता है? तो वेदों में श्रुति कहीं ना कहीं वेदों को मंत्र करके सुन लेते हैं, इसीलिए इसको वेदों का श्रुति कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज है कि श्रुति का नाम जान दिया जाता है। ब्राह्मणीय शिक्षा का जन्म कब हुआ था? आप ध्यान रखें कि ब्राह्मणीय शिक्षा को ही हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा के नाम से जानते हैं, ब्राह्मणीय शिक्षा को प्राचीन शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो प्राचीन काल में ही हुआ था, ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? आप ध्यान रखें प्राचीन काल में जो शिक्षा का केंद्र था वो नालंदा था, जगदल्ला था, विक्रमशिला था, तक्षशिला था। इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, एक तो नालंदा है, दूसरा तक्षशिला है। नालंदा विश्वविद्यालय आप जानते होंगे बिहार से कोरिलेट करता है या बिहार से संबंधित है। और अगर बात करिए तक्षशिला की तो रावलपिंडी पाकिस्तान में। ठीक है ना, तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं और ये हमारे प्राचीन काल का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पुराने लोगों ने शिक्षाओं को प्राप्त किया था। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। तो तक्षशिला आप जानते होंगे यहाँ पे चाणक्य, कौटिल्य, इन सभी लोगों ने चाणक्य कौटिल्य एक ही नाम है लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य और अन्य जो महान शिक्षाविद हुए हैं उन्होंने ही कहीं ना मुख्य रूप से तक्षशिला में भी शिक्षाएं प्राप्त की हैं। प्राचीन काल में शिक्षा का सत्र कब से शुरू होता था? जैसे आज आप देखते हो जुलाई में प्रारंभ होता है, कभी कभी शिक्षा का सत्र माना जाता है, अप्रैल में स्टार्टिंग मानी जाती है। मतलब इस समय पे जो प्रणाली लागू होती है उसके बारे में बता रहे हैं। और प्राचीन काल में कब से शुरू होता था? श्रावण मास की पूर्णिमा से, अब जिसको सावन कहते हैं, श्रावण के मास की पूर्णिमा से इसका प्रारंभ माना जाता था। ठीक है ना। ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं जो कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से ही संबंधित होती हैं। इसके बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरी नंबर बात कि जो श्रावण मास से प्रारंभ होती थी। अब हम आते हैं प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि प्राचीन काल में जो विभिन्न विषयों द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता था वो कैसे किया जाता था? तो तर्क शास्त्र के आधार पर हम प्राचीन विषयों का ज्ञान मूल्यांकन किया जाता था, तर्क शास्त्र के द्वारा करते थे। 48 वर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? 48 वर्ष। आप ध्यान रखेंगे 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले आदित्य तो कहलाते थे, लेकिन इसके पहले हम समझ लेते हैं कि जो एक वेद पढ़ते थे उनको एक वेद पढ़ने में 12 वर्ष का लगता था समय। जो 2 वेद पढ़ते थे उनको 24 वर्ष का, 3 वेद पढ़ते थे उनको 36 वर्ष का और 4 वेद पढ़ते थे 48 वर्ष का। 1 वेद पढ़ते थे उसको स्नातक कहते थे, 2 वेद पढ़ते थे उसको रुद्र कहते थे, 3 वेद पढ़ते थे उसको वसु कहते थे और 4था वेद पढ़ते थे उसको हम लोग आदित्य के नाम से जानते थे। तो ध्यान रखेंगे चारों वेद पढ़ने वाले को अलग अलग नाम दिया गया था और एक नाम ऐसा था कि जो 48 वर्ष पूरा करता था उसको हम लोग आदित्य के नाम से जानते थे। ठीक है ना, जो 48 वर्ष पूरा करता है। जिन गुरुकुल में भाषा साहित्य दर्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन गुरुकुल में भाषा साहित्य दर्शन नीति शास्त्र और विशेष शिक्षा प्रदान की जाती थी उसको हम लोग किस नाम से जानते थे? तो उसको हम लोग किस नाम से जानते थे? घटिका के नाम से जानते। घटिका के नाम से ही जाना जाता था, जिसमें हम लोग धर्म दर्शन और नीति शास्त्र के विषय में जो शिक्षाएं थी वो प्राप्त करते थे, उसको हम लोग घटिका के नाम से जानते थे। ठीक है ना, ये चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। ध्यान रखेंगे जैसे आज हम लोग देखते हैं कि हायर एजुकेशन को हम लोग प्राप्त करने के लिए डिग्री कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज का सहारा लेते हैं और कहीं ना उसमें एडमिशन लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे प्राचीन काल में जो उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी वो गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी, जिसके माध्यम से बालक अपने गुणों को विकसित कर सके और अपने क्रियाकलाप को विशेष रूप से जान सके और समझ सके और कहीं ना कहीं उसकी प्रणाली को विशेष रूप से लागू भी कर सके। इसके अंतर्गत हम देखने समझने का प्रयास करें तो प्राचीन काल में उच्च शिक्षा
प्रदान की जाती थी जो कि गुरुकुल में होती थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती थी। दूसरी नंबर बात कि इसमें नवधा शिक्षण विधि को सिखाया जाता था। नवधा शिक्षण विधि कौन सी विधि थी? इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो वेदांतीय जो शिक्षा थी उसके माध्यम से हम लोग कह सकते थे कि नवधा शिक्षण विधि को सिखाया जाता था, अपनाया जाता था, ठीक है ना। इंडियन एजुकेशन इन एनिशेंट एंड लेटर टाइम्स, तो इसको कह सकते हैं इंडियन एजुकेशन इन एनिशेंट एंड लेटर टाइम्स। इस पुस्तक है एक, तो इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर एफ.ए. केई हैं। आप जानते होंगे कि एफ.ए. केई का नाम कहीं ना कहीं प्राचीन कालीन शिक्षा के माध्यम से विशेष रूप से लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने प्राचीन कालीन शिक्षा के गुणों को विकसित किया है, परिभाषित किया है, और कहीं ना कहीं विशेष रूप से उसको आगे बढ़ाने का कार्य भी किया है। और कहीं ना कहीं ये भी ऐसे शिक्षाविद हैं जिन्होंने प्राचीन काल के बारे में विशेष रूप से बताया भी है। तो इसमें अपनी पुस्तक में इन्होंने प्राचीन काल के बारे में विशेष रूप से बताने और समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, कि हिंदू धर्म की सीमाओं के अंतर्गत शिक्षा की पद्धति वैयक्तिक थी। हिंदू धर्म के अनुसार शिक्षा की पद्धति कैसी थी? वैयक्तिक थी, क्योंकि प्रत्येक गुरु के अपने शिष्य हुआ करते थे। और यह जो सेंटेंस का है वो किसने कहा है? वो किस मनोवैज्ञानिक या किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? तो ध्यान रखेंगे, गुनराड मेंडल हैं। इन्होंने प्राचीन कालीन के बारे में बताया है कि सभी गुरुओं के शिष्य हुआ करते थे, और कहीं ना कहीं उसी के माध्यम से वो शिष्यों को वो उनके शिष्य हुआ करते थे, और कहीं ना कहीं वो व्यक्तिगत रूप से शिक्षाएं दिया करते थे। तो इसको गुनराड मेंडल ने बताया है। ये क्वेश्चन पेपर में सभी क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। मीमांसा का अर्थ क्या होता है? मीमांसा आप जानते होंगे, ज्ञान मीमांसा कह सकते हैं, तत्व मीमांसा कह सकते हैं, नीति मीमांसा कह सकते हैं। तो ये सभी मीमांसा जो होते हैं, कहीं ना कहीं मीमांसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसके अंतर्गत अगर हम समझें तो मीमांसा कह सकते हैं कि गहन विचार करना, परीक्षण करना, या फिर कह सकते हैं अनुसंधान करना। ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? ये कहीं ना कहीं आती हैं जो कि मीमांसा के अर्थ को स्पष्ट करती हैं। गहन विचार, परीक्षण और अनुसंधान के माध्यम से ये चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, तो साविद्या विमुक्तये का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं मुक्ति का मार्ग ही, साविद्या विमुक्तये मुक्ति का मार्ग ही शिक्षा है। ये इसके अंतर्गत स्पष्ट होता है। हम लोग जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा थी या ज्ञान की शिक्षाएं थी प्राचीन काल से संबंधित, इसके बारे में जानने समझने का प्रयास किया एक पार्ट्स में। इस पार्ट में इसको विशेष रूप से बताया गया आपको, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। दूसरी नंबर बात की अगर इसमें समझने का प्रयास करें तो यह जो प्रणाली है, इस प्रणाली के अंतर्गत ही एक तथ्य निकल के आता है। उसके बारे में अगर हम ध्यान रखें तो यह जो शिक्षा की या शिक्षा शास्त्र की अवधारणा है वो हमारे लिए विशेष मानी जाती है। इस पार्ट में हम लोग शिक्षा की अवधारणा को प्रारूपित करते हैं और जानने समझने का प्रयास करते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें लागू होती हैं। इसको ध्यान से हम समझें तो शिक्षा शास्त्र की अवधारणाओं के अंतर्गत जो बताया गया है, पहला प्रश्न, ये है सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पेपर्स में ही पूछे गए हैं और हम लोगों से बार बार क्वेश्चन इसको पूछा भी जाता है। तो कहीं ना कहीं ये है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये इसीलिए इसको हम लोगों ने इसके बारे में भी समझ लेने का प्रयास करते हैं। और अगर ये प्रणाली हम लोग जो पढ़ रहे थे इसको आप लोग शेयर जरूर करेंगे, लाइक्स भी करते रहिएगा, क्योंकि विशेष रूप से जब शेयर करेंगे तो लोगों तक पहुंचेगी और सभी लोग इसके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको और आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि सभी चीज़ें महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं प्रश्नावली में आई हुई हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि शिक्षा का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 24 क्वेश्चन उधर सॉल्व कर चुके हैं। 25 नंबर से यहाँ से ऊपर से फिर से देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं शिक्षा शास्त्र की अवधारणा के अंतर्गत एक थी प्राचीन काल की अवधारणा और एक दूसरी थी शिक्षा शास्त्र की अवधारणा। तो शिक्षा शास्त्र की जो अवधारणाएं हैं उसके अंतर्गत अगर समझें तो शिक्षा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ये चीज़ें आपको विकल्प में भी दी जा सकती हैं और पूछा भी जा सकता है कि आपको कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा का अर्थ अगर देखें तो बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना ही कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से शिक्षा मानी गई है। और भी अर्थों में देखा जाए तो उसके बालक के मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, क्रियाओं के विकास के माध्यम से जो डेवलप करता है उसे भी शिक्षा की अवधारणा के मंत्र माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं विकल्पों के आधार पर अगर देखें तो जन्म जातियों शक्तियों के आधार पर ही हम लोग शिक्षा को विस्तारित मानते हैं, अर्थात शिक्षा का शाब्दिक अर्थ मुख्य रूप से यही माना जाता है, ठीक है ना। संविधान के किस संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार बन गई थी? आप ये ध्यान रखें, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई थी? तो 86वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार बन गई थी। 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और कहीं ना कहीं इसको 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही कहीं ना कहीं इसको इसमें मौलिक अधिकार में इंक्लूड किया गया है। जो मौलिक अधिकार होते हैं आप जानते होंगे, मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, उसी अधिकारों में से उनको भी सम्मिलित कर दिया गया था जो कि संस्कृति शिक्षा से संबंधित है। इसमें जो जैसे आपने देखा होगा मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, समता समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार और कहीं ना कहीं
जो अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इन सभी अधिकारों के अंतर्गत ही भारत में अधिकारों को लोगों को अधिकार प्राप्त हैं और कहीं ना कहीं उसमें एक अधिकार मौलिक अधिकार में भी सम्मिलित कर दिया गया 66वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसको ध्यान रखना है और ये पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है। अप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? अप्रेरणा में मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो आप ध्यान रखिए, मैकडूगल को मानते हैं कि मूल प्रवृत्ति के प्रतिपादक हैं, जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और 14 मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से इन्होंने बताया कि अप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है या कैसी उसकी प्रक्रियाएं होती हैं। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको बता देंगे क्योंकि मूल प्रवृत्तियों भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें ध्यान रखें कि मूल प्रवृत्ति जिसको हम लोग कह सकते हैं अप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति, मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं मोटिवेशन और जो आपकी प्रक्रियाएं होती हैं उसके अंतर्गत कैसे लागू होती हैं, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसमें मूल मैकडूगल ने बताया है मूल प्रवृत्तियों के बारे में, जिसके प्रतिपादक यही माने जाते हैं। विकास की किस अवस्था को कोल एंड ब्रूस ने बताया है कि संवेगात्मक विकास की को अनोखा काल बताया गया। ध्यान रखेंगे कि इसमें विकास की किस अवस्था को बालक की या अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताया है, तो बाल्यावस्था को ही बताया गया है। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, बाल्यावस्था को बताया गया है। इसमें हमने बताया था आपको जब पढ़ाया था इन्फेंसी एज में या चाइल्डहुड में या एडोलसेंस में भी तीनों में बताया है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि 3 अवस्थाओं के बारे में हमने बताया था। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं शिक्षा शास्त्र की अवधारणाओं को। तो इसमें हम लोगों ने इसको क्वेश्चन रखा है, लेकिन क्वेश्चन को अगर ध्यान रखें तो क्वेश्चन को हमने पहले पढ़ाया भी, आपको बताया भी था और इसमें यही चीज़ें बताई थी कि 3 अवस्थाएं होती हैं जिसको हम लोग शैशवा, बाल्या और किशोरा कहते हैं, जिसको हम लोग आदर्श, अनोखा और कठिन भी कहते हैं। आदर्श काल किसे कहते हैं? शैशवावस्था को आदर्श काल कहते हैं। अनोखा काल किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को अनोखा काल कहते हैं। और किशोरावस्था को हम लोग किस काल के नाम से जानते हैं? कठिन काल के नाम से जानते हैं। आदर्श, अनोखा, कठिन, इसमें ध्यान रखें कि जो वैलेंटाइन थे उन्होंने ये चीज़ें बताई थी कि बालक का आदर्श काल शैशवावस्था होती है, ठीक है ना। तो वो आदर्श काल कौन सी होती है? वैलेंटाइन ने बताया था आदर्श काल के बारे में। अनोखा काल किसने बताया था? कोल एंड ब्रूस ने बताया था। और बाल्यावस्था को बताया था कि बाल्यावस्था कैसी होती है, एक अनोखा काल होती है कि बाल्यावस्था को बताया गया है। किसने बताया था? कोल एंड ब्रूस ने। एडोलसेंस को बताया था किसने? किलपैट्रिक ने। किशोरावस्था को कठिन काल बताया था किलपैट्रिक ने। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, तीनों महत्वपूर्ण है, जिसमें से बाल्यावस्था इसमें दिया गया है, ठीक है ना। डिसलेक्सिया में जो जिस बालक को डिसलेक्सिया की समस्या होती है उसको वो कौन सी क्रियाओं से संबंधित होती हैं? उस पढ़ने में होता है कि लिखने में होता है कि कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में, गणित में होता है, गणित लगाने में समस्याएं होती हैं, ऐसे बहुत सारे विकल्प दिए जा सकते हैं। तो इसमें पढ़ने में जो वर्तनी की समस्या होती है ना, पढ़ने में, उसमें डिसलेक्सिया काम करता है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी होता है, ध्यान रखें। डिस्ग्राफिया, ग्राफिया मतलब लेखन से संबंधित है, मतलब जिसको समस्या है डिस्ग्राफिया की, उसको लेखन में समस्याएं होती हैं। जो पढ़ने में समस्या होती है उसमें डिसलेक्सिया होता है, और जो गणित से संबंधित समस्याएं होती है डिस्कैलकुलिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। प्रश्न तो इसमें एक ही दिया गया, लेकिन तीनों को आप ध्यान रखें ना, तो ये चीज़ें इसको करना है। जो बालक कक्षा में या छात्रों में प्रश्न पूछते हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए? जो बालक टीचर से या अध्यापक से प्रश्न करते हैं उसके लिए, या प्रश्न पूछा करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो शिक्षक को कहीं ना कहीं प्रेरित करना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। ये इस प्रश्न को अगर देखें तो कहीं ना कहीं शिक्षक के ऊपर ही पूछा गया, तो ये चीज़ें प्रेरित करना ही चाहिए। ये चीज़ें बताई गई। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है। जो वृद्धि होती है वो कैसे होती है, मतलब वो किससे संबंधित होती है? तो आप ध्यान रखेंगे, बालक के शारीरिक विकास से संबंधित होती है, क्योंकि शारीरिक विकास से संबंधित होती है, ठीक है ना, बच्चे की वृद्धि जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्बलन, इसको हम लोग रीइंफोर्समेंट भी कह सकते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं, तो किसको कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को हम लोग कहते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है ना। पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। कितने पदों का? 5 पदों का वर्णन किया है। इसमें से सबसे पहला आता है खोज को डेवलप करना, खोज को आगे बढ़ाना, ठीक है ना, प्रस्तुतिकरण करना,
आत्मीकरण करना, संगठन और व्यवस्था करना और वाचन अभिव्यक्तिकरण करना। ये सभी चीज़ें अगर देखें तो पहले पे खोजी होता है। मॉरिसन ने जो बताया बोध स्तर, बोध मतलब समझ सकते हैं कि जो बोधात्मक वृत्ति होती है बालक की या मन की क्रियाओं के माध्यम से जो बोध करता है बालक, उसमें जो प्रतिमान बनते हैं, जो उसमें मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, वो 5 पदों के माध्यम से डेवलप होती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि सबसे पहले खोजी प्रवृत्ति आता है, फिर प्रस्तुतिकरण होता है, फिर आत्मीकरण होता है, फिर कह सकते हैं संगठन और व्यवस्थाएं, संगठन के संबंधित जो व्यवस्थाएं होती हैं, वाचन या अभिव्यक्तिकरण होता है। तो ये सब चीज़ें मॉरिसन ने बोध स्तर पे बताई हैं। 35 प्रश्न की बात करें, 34 नंबर प्रश्न हो गया, 35 नंबर पे हम आते हैं। और 35 नंबर पे अगर ध्यान रखें तो इसमें पूछा गया कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं। जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग असाइनमेंट या फिर कैसे प्रैक्टिकल एज एक, मतलब ये सब चीज़ें पाठ्य सहगामी, पाठ से संबंधित जो क्रियाएं आप लोग करते रहते हैं, उसमें जो छात्रों से क्या संबंधित होता है, कैसी प्रक्रियाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं छात्रों का जो सर्वांगीण विकास होता है वो इसी के आधार पर होता है। किसके माध्यम से? पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आधार पर होता है। ठीक है ना। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड से भी संबंधित है, लेकिन कहीं ना कहीं बालक जो क्रियाएं करते हैं, असाइनमेंट वगैरह वगैरह सब तैयार करते हैं ना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इसी के संबंधित होता है, जो छात्रों का सर्वांगीण विकास करता है। ये चीज़ें इससे संबंधित हैं। मानव विकास का प्रारंभ होता है, कब से होता है? आप जानते होंगे कि अवस्था भी होती है, तो इसमें गर्भावस्था से ही मानव का विकास का प्रारंभ हो जाता है, और वृद्धि जो होती है वो कहीं ना कहीं उसके बाद की अवस्था से प्रारंभ होती है। तो ये इसको मानव विकास के स्टार्टिंग जो होती है वो गर्भावस्था से ही माना जाता है। द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, ये पुस्तक महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये भी पूछे गए प्रश्नों में से एक है। इसको कह सकते हैं R.M. गैमने ने द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग पुस्तक के बारे में बताया है, और इन्होंने विशेष रूप से इसके बारे में बताया है। एक क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है कि किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की और विरोध की अवस्था मानी जाती है, इसको किसने बताया? तो स्टैनले हॉल ने स्पष्ट रूप से बताया है। इसको भी ध्यान रखेंगे, ये परिभाषा है स्टैनले हॉल की। सूक्ष्म शिक्षण में भारतीय प्रतिमान में कितना समय लगता है? जब सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता है तो भारतीय प्रतिमान में 36 मिनट लगते हैं। आपको ध्यान रखना है, 36 मिनट लगते हैं। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो इस स्थिति को प्रकट करते हैं जिनके सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये कथन किसका है? सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के अभिलक्षण जो उस स्थिति में प्रकट करते हैं जिससे सीखने की प्रक्रिया में कोई भी उन्नति नहीं होती, ये किसने बताया है? ये रास ने बताया है। रास महोदय ने इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया है। रास वही हैं जिन्होंने कहा था कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। जॉन डीवी ने त्रिमुखी बताया था, तो रास ने बताया था कि शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है। रास ने ही बताया था कि शिक्षा चुंबक की तरह द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और कहीं ना कहीं व्यवहार, एक परिभाषा और पूछी गई है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन सीखना है, ये किसने कहा है? तो किसने कहा है? ये गिलफोर्ड ने बताया है। आपको ये ध्यान रखना है, गिलफोर्ड ने इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया है। समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या अगर कोई भी उत्पन्न होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी रिसर्च किया जा रहा है या फिर आपको कोई भी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए कहा गया, तो आप उसमें क्या करते हैं? समस्या का समाधान अगर करते हैं तो पहले समस्या की पहचान करते हैं कि कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो पहले हम लोग समस्या का पहचान करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा प्रतिमान उभयनिष्ठ होता है? देखिए ध्यान रखें, स्मृति स्तर मतलब आपके जो स्मृति खोज करने की प्रक्रियाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं स्मृति स्तर से जुड़ी होती हैं। बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना का कौन सा प्रतिमान उभयनिष्ठ होता है? तो उभयनिष्ठ कौन सा होता है? प्रस्तुतिकरण ही उभयनिष्ठ होता है। ये चीज़ें महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं इसी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो प्रतिमान होता है वो महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसी के आधार पर ये सारी चीज़ें प्रस्तुतिकरण करती हैं। एनिमल इंटेलिजेंस के बारे में किसने बताया था? एक नीचे प्रश्न दिया गया है, आखिरी 45 नंबर प्रश्न है इसमें दिया गया, और कहा जाता है कि एनिमल इंटेलिजेंस के बारे में किसने स्पष्ट रूप से बताया है? तो थॉर्नडाइक थे एनिमल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। पुनर्बलन की अनुसूची के बारे में, पुनर्बलन आप ध्यान रखें, एक बार हमने रीइंफोर्समेंट के बारे में, समझौता का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं।
रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत कहते थे। यहाँ पे बताया था कितने नंबर पे, 33 नंबर पे क्वेश्चन पे। 45 नंबर पे दिया गया है कि पुनर्वलन की अनुसूची किसने बनाई, तो स्किनर ने बनाई। और क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी स्किनर ने दिया था। किसको, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत को। तो ये ध्यान रखेंगे। सारगर्भिता का नियम किसने बताया, गेस्टाल्टवादियों ने बताया है, गेस्टाल्ट ने। गेस्टाल्ट को कोहलर और कुफा को गेस्टाल्टवादी मानते हैं, और कहीं ना कहीं कोहलर ने ही गेस्टाल्टवादी थे कोहलर, और कोहलर ने ही प्रमुख रूप से अंतर्दृष्टि सूची या सब सिद्धांत दिए हैं। गेस्टाल्टवादियों ने सारगर्भिता का नियम भी बताया है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। सारगर्भिता का नियम किसने बताया, गेस्टाल्टवादियों ने। अनुकूलन के बारे में सर्वप्रथम किसने मुख्य रूप से बताया, तो पियाजे ने बताया। आप जानते होंगे पियाजे ने 4 चरणों में डिवाइड किया है। कहीं ना कहीं जो अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं के बारे में भी बताया है, जिन पियाजे का नाम भी लिया जाता है। अनुकूलन के बारे में पियाजे ने ही स्पष्ट रूप से बताया। तो यह इतने प्रश्नों का संग्रह कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रूप से इसके अंतर्गत दिया गया था, जो कि सभी प्रश्न पेपर में ही पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, और जो भी इसके अंतर्गत बताई गई हैं सभी क्वेश्चन पेपर्स में पूछे भी गए। ये जो प्रश्न पूछे गए हैं ये हम लोगों को विशेष रूप से जानना समझना महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि जो पेपर्स आने वाले हैं उसमें भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे या जा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। आप लोग इसमें विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, लाइक्स भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और इन सभी के तथ्यों के आधार पर आप इनको विशेष रूप से जानने समझने का प्रयास भी करें, और लाइक्स भी विशेष रूप से करते रहें, और सभी लोगों तक, इस सभी बच्चों तक इसको पहुंचाने का भी प्रयास करें, क्योंकि विशेष रूप से इसके माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जानकारी हम लोग को विशेष रूप से प्राप्त हो सकती है। और इसके बाद में हम लोग जो भी इसके पूर्व में वीडियोज को देख चुके हैं उस वीडियो के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाया जाएगा, और कुछ नेक्स्ट टॉपिक भी हैं, ठीक है ना। जैसे आपने इसमें वैदिक काल के बारे में, हमने पहले प्राचीन काल के बारे में बताया है, प्राचीन भारतीय परंपरा के बारे में, बौद्ध काल के बारे में भी पढ़ा जाएगा, उसमें भी क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं, क्वेश्चन को भी पढ़ा जाएगा, और प्लस उसके जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत जो भी आप जानना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करते रहिएगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ें इसके अंतर्गत बताई जाएंगी, और कहीं ना कहीं हमारे लिए विशेष हैं, महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से समझने का भी प्रयास करें, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद आप सभी।